दोस्तों, अपनी किसी इंटरव्यू में इरफान खान ने कहा था, आई हैव रियलाइज्ड दैट द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग विच कुड हैपन इज टू लिव विद अनसर्टेनिटी ओनली। खतरनाक लाइलाज बीमारी न्यूरो एंडोक्राइन की गिरफ्त में आने के बाद उनका जो आखिरी खत लंदन के अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने लिखा था, वो भी जिंदगी की इस बेयकीनी को हमनवा बनाए जाने की कहानी है। हम सब समंदर की अनियंत्रित लहरों के ऊपर तैरते छोटे से तिनके के बराबर हैं, सिर्फ और सिर्फ बेयकीनी ही सच है। जी हाँ दोस्तों, ये समझ लेना ही उन्हें जिंदगी की कामयाबी महसूस होने लगती है। इरफान खान ऐसी बीमारी से लड़ने की जो ताकत उन्हें मिली और अंत तक वो उससे लड़ते लड़ते हम सब से जुदा हो गए, ये भी एक कहानी उसी बेयकीनी की कहानी की तरफ हमें ले जाती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इरफान खान के सबसे कामयाब फिल्मों में से एक यानी हिंदी मीडियम के विषय में। इंसान की मूलभूत समस्याएं कमोबेश एक सी हुआ करती हैं, फिर चाहे वो किसी भी देश, भाषा या धर्म से संबद्ध क्यों न हो। खासकर ऐसे देशों में जहां राष्ट्रभाषा और राजकाज की भाषा अलग अलग हो, फिल्म हिंदी मीडियम में बच्चों की स्कूली शिक्षा को लेकर जो समस्याएं दर्शाई गई हैं, उन्हें भी हम इसी श्रेणी का मान सकते हैं। पूरी फिल्म अंग्रेजीदा मानसिकता पर व्यंग करती है। वर्षों की गुलामी ने हमारे समाज की मानसिकता को ऐसा बना दिया है कि अगर आप अंग्रेजी से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों की निगाह में सबसे ज़्यादा बेहतरीन पायदान पर हैं। और पूरी फिल्म शिक्षा व्यवस्था के बाजारीकरण पर सार्थक व्यंग करती है। चमचमाते पॉलिश्ड फर्नीचर, वातानुकूलित कमरे और गलियारे, फैशन परस्त शिक्षक, शानदार सीसीटीवी कैमरा से युक्त बसें, ठंडे पानी वाले वाटर कूलर्स, आलिशान टॉयलेट्स, आभिजात्य वन उपवन से लदे स्कूल, शिक्षा प्रांगण तो नहीं वरन किसी 5 स्टार होटल का परिसर नजर आते हैं। शिक्षक भी ज्ञान के सागर के स्थान पर किसी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की भूमिका अदा करते दिख पड़ते हैं, जो अपने प्रदर्शित ज्ञान को इस नीलामी के बाजार में ऊंची बोली लगाकर बेचते हैं। ऐसे 5 स्टार विद्यालय शैक्षिक पतन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। भारत की गुरुकुल परंपरा और निस्वार्थ शैक्षिक दान को आज व्यवसाय में बदलकर हमारी संस्कृति की जड़ों को खोखला करने का षड्यंत्र सा रचा जा रहा है। अपने ही देश में दीनहीन बेचारगी से भरपूर हिंदी मीडियम के लोगों की कभी न खत्म होने वाली जद्दोजहद की दास्तां है ये फिल्म। पुरानी दिल्ली की तंगहाल गलियों का बाशिंदा राज बत्रा इस फिल्म का नायक है। चांदनी चौक के मुख्य बाजार में एक रेडीमेड कपड़ों के शोरूम का मालिक ये राज बत्रा खुद सरकारी स्कूल में पढ़कर बड़ा हुआ, मगर उसकी पत्नी मीता अंग्रेजीदा तौर तरीकों की शागिर्द है। उसकी ख्वाहिश है कि उसकी बेटी शहर के टॉप अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़े। उनकी बेटी भी फर्राटे से अंग्रेजी बोले और समझे, इसीलिए वे उसे बचपन से ही ऐसे स्कूल में डालना चाहते हैं कि जहां उनकी नींव मजबूत हो सके। वो अ से अनार सीखे ना भी सीखे, मगर अ से अंग्रेजी तो जरूर ही सीखे। राज अपनी पत्नी को दीवानावार चाहता है। उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो जान लगा देता है। मीता के सपनों को पूरा करते हुए राज कई स्कूलों में बच्ची के दाखिले की कोशिशों के चलते बहुत पापड़ बेलता है। कभी चांदनी चौक को छोड़कर वसंत विहार रहने लग जाते हैं ताकि सोसाइटी का प्रभाव अच्छा बन पड़े, और कभी बच्ची के एडमिशन के लिए सरकारी नियमों के चलते एक कच्ची बस्ती का रहवासी भी बन जाता है। दोस्तों, अभिनय की दृष्टि से इस फिल्म के सभी पात्रों द्वारा अपनी अपनी भूमिका के साथ पूरा न्याय किया गया है। इरफान खान अपने बेहतरीन अदाकारी के बल पर ही बॉलीवुड से हॉलीवुड की यात्रा कर चुके थे। इस फिल्म में भी उन्होंने अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया है। फिल्म के संवाद परिस्थिति के अनुसार न केवल व्यंग्यात्मक और हास्य से परिपूर्ण है, बल्कि कहीं कहीं भीतर गहरे तक जाकर जैसे झकझोर देते हैं। कुल मिलाकर संवाद सटीक और संप्रेषणीय बन पड़े हैं, और ये कहा जा सकता है कि फिल्म मनोरंजक और हल्के फुल्के अंदाज में एक गंभीर समस्या के समाधान की दिशा में हमें लिए चलती है। इस फिल्म में ऐसे बहुत से संवाद हैं जो दर्शक को झकझोरते हैं। इस देश में अंग्रेजी जुबान नहीं, क्लास है क्लास। इस क्लास में घुसने के लिए अच्छे स्कूल में पढ़ने के सिवा कोई रास्ता नहीं। पूरी फिल्म बहुत ही सूक्ष्म तरीके से अंग्रेजीदा लोगों का उपहास करती है।
टाइटल से आभास ही नहीं होता कि हिंदी मीडियम को जैसे समाज में कमतरीन तौर पर प्रस्तुत किया जाता रहा है, उससे सर्वथा उलट इस फिल्म में निर्देशक हिंदी मीडियम को पेश कर रहे हैं। चलन तो यही है कि अंग्रेजी भाषा ही इंसान की श्रेष्ठता सिद्ध करती आ रही है, मगर ये फिल्म इस पुख्ता सोच को भी नेस्तनाबूद करने में कामयाब है। अच्छे स्कूल में दाखिला मिलना माँ बाप के लिए लॉटरी खुलने जैसा ही है। बच्चे के पैदा होने के साथ ही माँ बाप इस चिंता में घुलने लगते हैं। आजकल तो बच्चे को कंसीव करने के साथ ही एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की कवायद शुरू हो जाती है। इस प्रासंगिक विषय को बहुत ही खूबी के साथ इस फिल्म में दर्शाया गया है। लेखिका जीनत लखानी ने विषय के साथ पूरा न्याय किया है। इरफान खान ने अपनी किसी इंटरव्यू में कहा था कि क्लाइमेक्स को हम उपदेशात्मक कतई बनाना नहीं चाहते थे, मगर ये फिल्म कुछ हद तक अंत में उपदेशात्मक सी हो गई। अंतराल से पहले फिल्म जितनी कॉमेडी और ह्यूमर से भरपूर थी, अंतराल के बाद उतनी ही भारी और भाषणबाज सी हो चली थी। ये फिल्म की मामूली सी खामी की ओर एक इशारा है। हमारी शिक्षा पद्धति अंग्रेजी को ज्ञान का आधार मानकर चलती है। मैकाले का विलायती संस्कृति के प्रसार का स्वप्न सहज ही सत्य के चरम सोपान पर जा पहुंचा है। 1835 में भारत की भाषा नीति के निर्णय के लिए एकत्र समिति में एक विद्वान ने मैकाले को समझाते हुए कहा था, देशी भाषा और साहित्य का विनाश कर इनकी मानसिकता के उपयोग के आनंद और स्वाभिमान को नष्ट कर हम इन्हें विदेशी भाषा पर निर्भर बनाकर इनका चरित्र गिरा देंगे, इनकी मौलिक ऊर्जा मंद कर देंगे और तो और इन्हें किसी भी बौद्धिक उपलब्धि की चाह तक रखने में असमर्थ बना देंगे। मगर अफसोस, उस समय से आज तक भी इस सच्चाई को नहीं समझा गया। हमारे चंद अंग्रेजी आराधकों की श्रद्धा और निष्ठा आज भी बलवती है, जो अंग्रेजी के औपनिवेशिक इतिहास और उसके साम्राज्यवाद का हवाला देकर वैश्विक संसार में आज भी उसकी महत्ता के समक्ष नतमस्तक हैं। मित्रों, ये काफ़ी दुखद है कि हम हिंदी भाषा को उसका हक नहीं दिला पाए हैं। एक और ये कहा जा सकता है कि हमारे देश की राजकाज की कोई एक आधिकारिक भाषा भी नहीं है। विविध क्षेत्रीय भाषाओं के साथ राष्ट्रभाषा के रूप में किसी भाषा को ये दर्जा प्राप्त भी नहीं है। लगभग 1000 वर्षों से हिंदी, जो भारत की अघोषित राष्ट्रभाषा के रूप में भारतीय मनीषा के दिल दिमाग पर राज कर रही है, उसकी प्रगति पर इसका नकारात्मक असर पड़ा है। केंद्रीय मंत्री एम नायडू ने बहुत अच्छी बात कही थी, देशवासियों को हिंदी सीखनी चाहिए और उन्हें अंग्रेजी के पीछे अंधाधुंध नहीं दौड़ना चाहिए। हिंदी भाषा को उसका सम्मानित दर्जा मिलना ही चाहिए। इजराइल और फ्रांस के उदाहरणों पर गौर किया जाए तो पता चलता है कि चर्चा कितनी महत्वपूर्ण है। इजराइल ने अपनी लुप्त होती भाषा हिब्रू को जनता में फिर से लोकप्रिय करने के साथ ही साथ उसे अपने संपूर्ण विकास की भाषा बनाकर अपना प्रदाय सौंपा है। वहीं फ्रांस भी अपने भाषा प्रेम के लिए दुनिया भर में लोकप्रिय है। कहते हैं वहाँ के निवासी किसी परदेसी से भी फ्रेंच में ही बतियाते हैं, फिर चाहे वो फ्रेंच जानता हो या नहीं। इसका परिणाम ये है कि आजकल भारत में भी स्कूली बच्चे फ्रेंच भाषा को संस्कृत से ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। क्या ये उदाहरण भी हमें झकझोरने के लिए काफ़ी नहीं? ये सवाल है आपके लिए।